हे गाइस, वेलकम टू एलिब्रो एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन की कुछ और नए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और मोशन स्ट्रेट लाइन पर यानी काइनेमेटिक्स के एक पहले पार्ट में हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ सबसे पहले पहला वीडियो देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर वीडियो का आनंद लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ केस ऑफ मोशन विद फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम। ओहो क्या बात है, इन वैक्यूम लगा दिया। मतलब अगर वैक्यूम में किसी बॉल को फ्री फॉल कराया जाता है तो इन केस ऑफ मोशन विद या इज ए केस ऑफ मोशन, यानी ये किस तरह के मोशन का केस है। एक बार फिर समझिए, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। पहले का यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, कांस्टेंट मोमेंटम। देखिए यानी कहा कि अगर किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करा दिया जाए तो ये किस तरह के मोशन का केस है और इन वैक्यूम कहा है। तो वैक्यूम का मतलब ये नहीं होता, बहुत से बच्चों को लगता है कि वैक्यूम मतलब ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। वैक्यूम का मतलब होता है कि बस वहाँ से एयर हट जाएगी, मतलब एयर का रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, फ्री स्पेस होगा वो। तो जब किसी बॉडी को हम ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हों और बिल्कुल फ्री स्पेस में गिराएं तो ग्रेविटी के इफेक्ट में काम कर रही होगी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो नीचे की ओर गिर रही होगी, फ्री फॉल कर रही होगी। और फ्री फॉल को हम लोग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी का मोशन भी कहते हैं। तो जब ये फ्री फॉल कर रही होगी तो उसने कहा कि किस तरह के मोशन का केस है। तो बताइए जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिराई जाएगी तो उसके ऊपर क्या होगा, एक्सेलरेशन तो 100% लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। ये क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, ठीक है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। और जब ये मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो एक्सेलरेशन पक्का काम करेगा, जो कि कितने के इक्वल होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अगर एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है तो वेलोसिटी किसी भी कीमत पे कांस्टेंट नहीं हो सकती, इसका मतलब मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब किसी बॉल को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं और फ्री फॉल होता है तो केवल और केवल उस पर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन केवल उस पर काम करता है। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस पर काम कर रहा है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि हमेशा याद रखिए कि दो पार्ट में अगर आपको आंसर मिल जा रहा है तो एक बार फिर भी थर्ड और फोर्थ पार्ट को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कंफर्म हो गया कि सेकंड पार्ट ही सही है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि 3-4 ऑप्शंस जो दिए होते हैं वो सबके सब एक ही जैसे, मतलब सबके सब सही लग रहे होते हैं, तो उनमें से कोई एक सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता है। तो और वो पहले दूसरे में ना मिलकर हो सकता है थर्ड या फोर्थ में मिले, तो आपको थर्ड फोर्थ ऑप्शन भी एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो थर्ड में कहा वेरिएबल एक्सेलरेशन, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जो कि कितने के इक्वल होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ओके, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, सी को कट मार दीजिए। डी में कहा कांस्टेंट मोमेंटम, यानी उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, और मोमेंटम एक ही शर्त पे कांस्टेंट रह सकता है, जब उसका मास भी कांस्टेंट और वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, ठीक है। और मास हम जनरली देखते हैं कि कांस्टेंट होता है, लेकिन फिर भी वो तो बात की बातें हैं। पर आप समझिए कि जब मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट हो, नहीं, लेकिन जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, एक्सेलरेशन लगने के कारण उसकी वेलोसिटी 100% चेंज होती है। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो फिर मोमेंटम किसी भी कीमत पर कांस्टेंट नहीं रह सकता, वो भी चेंज होगा ही होगा। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन बी ही सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड आफ्टर रीचिंग ए मैक्सिमम हाइट h returns to the starting point after a time of 10 seconds, its displacement is ये तो बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ट्रैप में फंसाने के लिए क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी। 10 सेकंड, थोड़ा लगेगा कि यार 10 सेकंड का कोई यूज़ ही नहीं हुआ। और इसने कहा ना, एक बॉल को हमने ऊपर की ओर फेंका और वो 10 सेकंड में ऊपर जाकर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, है ना, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था, इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचकर जब हमने इसको ऊपर की ओर फेंका तो ये यहाँ से यहाँ जाकर और वापस लौट आई। तो जब वापस लौट आई तो जहाँ से चली थी वहाँ से वापस आकर नीचे चली आई, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। उसने क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि रिटर्न टू द ग्राउंड, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, तो जो बॉडी जब जहाँ पे होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, अगर किसी भी बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये तो कई बार डिस्कस हो चुका है। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। h 2h 10h और 0 सब करके दे रखा है, ये कोई मतलब नहीं है h 2h और 10h का। 0 इज द राइट आंसर, मतलब डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है
the velocity time graph for motion with uniform velocity is equal to the slope of velocity time graph फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। वाह क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पक्का एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हम जानते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हमें किसको बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। इसका मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बराबर होता है एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी होने के कारण एक्सेलरेशन हो गया जीरो, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो जाएगा जीरो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन देखिए कहाँ है, पहला है फाइनल वेलोसिटी, सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी, थर्ड ऑप्शन में लिखा है जीरो, और फोर्थ में लिखा है नन ऑफ दीज। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जीरो के इक्वल होगा, ठीक है ना, ना फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगा, ना इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा, ना नन ऑफ दिस के इक्वल होगा, जीरो हो जाएगा। मैंने रीजन पूरा दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये हालांकि बहुत कम स्पीड है, इससे बहुत ज़्यादा स्पीड में लोग बताते हैं चीज़ों को, और उनको कुछ मतलब नहीं है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं, बस अपना काम निपटा देना है। अपना काम कैसा निपटा देना है कि आपको आ गया, अरे भाई मुझे आ गया, मुझे कोई मतलब नहीं है ना, मुझे आ रहा है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा तब होगा जब मैं आपको सिखा ले जाऊंगा, जब आपको समझा ले जाऊंगा। अगर आपको मैंने बता दिया और आपकी समझ में आ गया, आपके दिमाग में घुस गया, तब तो मानो कि मैंने बताया और मुझे आता था तो उसका आपने कुछ फ़ायदा उठाया। अदरवाइज़ मुझे आता था तो बस उसका तो मुझे ही फ़ायदा हो सकता है ना, आपको क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए समझाने के लिए, सिखाने के लिए आप थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रख करके हम लोगों को वीडियोस को पूरा देखना होता है। ये जो आप इधर उधर जो 10 मिनट 5 मिनट वाले वीडियोस देख करके कि 5 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट, 15 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट, 10 मिनट में पूरा काइनेमेटिक्स ख़त्म, 15 मिनट में पूरा मोशन ख़त्म, ये सब जो क्वेश्चन, ये जो सब तरीके हैं किसी काम के नहीं। आपको कुछ होना नहीं है, उससे कुछ जाना नहीं है, समझ में आने वाला कुछ नहीं है, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखकर उन वीडियोज़ को देखें, या उन चीज़ों को देखें, या उस जगह से पढ़ाई करें जहाँ पर आपको चीज़ों को समझाया जा रहा हो, क्योंकि फिजिक्स कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, एक समझने वाला सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। पहला क्या कहा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन इज ए रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो उसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, अगर आपने पढ़ाई की है और ध्यान से पढ़ा है चीज़ों को। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज ए रेक्टिलिनियर मोशन, तो ये सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और हमें इसमें से इनकरेक्ट चुनना है, तो इसका मतलब पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरे में क्या कहा इसने, द स्पीड इन जनरल इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि जो जनरली स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होता है, द स्पीड इन जनरल इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से जनरली कम होता है। नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हो, या तो स्पीड वेलोसिटी के बराबर होगी। अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में चली जा रही हो और वो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, अगर कोई बॉडी सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहे और उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, तो इस केस में उसकी स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, बस स्पीड ही तो होगी उसके पास। एक्सेलरेशन जीरो यानी वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी। एक्सेलरेशन का काम वेलोसिटी को बढ़ाना घटाना होता है, और स्पीड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ा घटा सकता है एक्सेलरेशन। तो लेकिन इसमें कहा कि द स्पीड और वेलोसिटी में वही डिफरेंसेस होते हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होते हैं। आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होती है या तो उसके इक्वल हो सकती है, बहुत ज़्यादा होगा तो इक्वल हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो छोटा होगा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो स्पीड भी या तो स्पीड का मैग्नीट्यूड या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही होगा या फिर इक्वल होगा। स्पीड का मैग्नीट्यूड कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बी पार्ट है यही इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि स्पीड जनरली लेस होती है वेलोसिटी से, जबकि स्पीड वेलोसिटी से जनरली ज़्यादा होती है या बस हो सकती है तो इक्वल हो सकती है। अब जैसे तो मुझे मिल गया बी ऑप्शन, आप बी ऑप्शन को ही चुन करके आराम से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप सी और डी ऑप्शन को भी देख लीजिए, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या कहा, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, वेलोसिटी और टाइम के बीच बनने वाले ग्राफ का जो स्लोप होता है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच बनने वाले ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को बताता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच बनने वाले ग्राफ का स्लोप
वेलोसिटी को बताता है, वेलोसिटी को बताता है। याद रखने हैं स्टेटमेंट, ठीक है ना, दिमाग बैठा लेने हैं कॉन्सेप्चुअली। नेक्स्ट में क्या कहा है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ये दोनों बातें डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने वहाँ टाइम दिया इन पर। अब मैं बार बार इस वीडियो में भी इसी चीज़ पर टाइम दूँ तो कोई फायदा नहीं है उस बात से। तो क्या कहा गया इसमें, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को ही बताता है। तो पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया, चौथा सही हो गया। बी ऑप्शन जो था आपका वही गलत है, तो बी ऑप्शन को ही आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज। मतलब किसी एक बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी होती है और जो एवरेज स्पीड होती है, इसी बिल्कुल पहले ऊपर वाला क्वेश्चन जिसके समझ में आ जाएगा वो इसको बिना टेंशन लिए सॉल्व कर देगा। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, इनका जो रेशियो होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि वेलोसिटी की वैल्यू या तो कम ही होगी स्पीड से या तो बराबर होगी, ठीक है ना। वेलोसिटी की वैल्यू मतलब जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, क्यों, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होती है या तो इक्वल होती है, और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है आपका स्पीड और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो जीरो भी हो सकती है बट स्पीड जीरो नहीं होती। अगर किसी कोई बॉडी चल रही है तो उसकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती, उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा या तो स्पीड के इक्वल आएगी या तो उससे कम आएगी। तो यानी वेलोसिटी जो है वो कम आएगी, स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो ऑप्शन ढूंढते हैं। इसने कहा हमेशा यूनिटी होगा, एवरेज स्पीड इज यूनिटी, नहीं हमेशा यूनिटी नहीं होगा, ठीक है ना। और वैसे भी इसने कहा था रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो हमेशा यूनिटी भी नहीं होगा, इक्वल, यानी यूनिटी का मतलब 1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल तभी हो सकता है जब वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल हों। जब वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल होंगी तो 1 के इक्वल होगा। लेकिन हर बार ही वेलोसिटी और स्पीड इक्वल तो नहीं होगी ना, वेलोसिटी कभी कभी कम भी हो सकती है। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी तो फिर स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होने के कारण और वेलोसिटी की वैल्यू कम होने के कारण इसकी जो वैल्यू आएगी, यानी डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। तो हमारा आंसर होगा यूनिटी और लेस। तो यूनिटी और लेस में बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन ही सही है। बाकी दो ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो गलत ही होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द इलेप्स्ड टाइम। मतलब किसी बॉडी की जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो उसके बीतने वाले टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है उसका डिस्प्लेसमेंट उसके बीतने वाले टाइम तो लगातार बीतता रहता है। तो जो बॉडी की पोजीशन में बदलाव आ रहा है वो टाइम के साथ साथ किस हिसाब से आ रहा है वो क्वेश्चन में बताया गया है। और क्या कहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द इलेप्स टाइम। मतलब जितना टाइम इलेप्स हो रहा है, जितना टाइम बीत रहा है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसको बदल दें तो इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को जब भी इक्वलिटी में बदलते हैं तो हमेशा एक कॉन्स्टेंट आता है। तो हमने कॉन्स्टेंट यहाँ ले लिया के, तो ये बन जाएगा KT स्क्वायर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया गया हो तो वेलोसिटी निकालना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देने से हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो इसका मतलब यहाँ से हम अगर चाहें तो v बराबर dx/dt लगा करके ये निकाल लेंगे। k इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, तो मतलब कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 2kt। तो वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड करेगी। यानी मैंने अभी क्वेश्चन के ऑप्शंस भी नहीं पढ़े, हालांकि ऑप्शन पहले पढ़ लेने चाहिए ताकि आपको पता रहे कि निकालना क्या है, करना क्या है। लेकिन मैं जान गया हूँ कि इसमें यही पूछा होगा, या तो ये पूछा गया कि वेलोसिटी बताइए कांस्टेंट होगी या टाइम पे डिपेंड करेगी, एक्सेलरेशन बताइए कांस्टेंट होगा या टाइम पे डिपेंड करेगा, ऐसे ही कुछ पूछा होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा वेलोसिटी इज कांस्टेंट। चलिए पहला तो कट लग गया, पहले ही तुरंत कट लग गया। क्यों कट लग गया? क्योंकि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। अभी भी टाइम पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, यानी वेलोसिटी खुद टाइम पे डिपेंड कर रही है। जब आप टाइम की वैल्यू 0 रखे हो तो वेलोसिटी 2k आएगी, टाइम की वैल्यू 0 आएगी। जब टाइम 0 रखो तो वेलोसिटी 0 आएगी, जब टाइम को 1 सेकंड रखोगे तो वेलोसिटी 2k आएगी, 2 रखोगे तो 4k आएगी। मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है। पहला ऑप्शन गलत हो गया, इसने कहा वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दूसरे में कहा वेलोसिटी वेरीज नॉन यूनिफॉर्मली। अब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली वेरी तब करती है जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो अभी हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता नहीं है कि इसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो चलो एक्सेलरेशन के बारे में पता कर लेते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। मतलब अगर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन मिलता है। इसका मतलब d/dt ऑफ ये हो जाएगा आपका 2kt। इसका मतलब 2k कांस्टेंट बार t का डिफरेंशिएशन 1। वाह क्या बात है, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2k। एक्सेलरेशन अगर 2k आ गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरी तो कर रही होगी लेकिन यूनिफॉर्म रेट से वेरी कर रही होगी।
यूनिफॉर्म रेट से, लेकिन उसने कहा वेलोसिटी वेरीज नॉन यूनिफॉर्मली, तो बी भी कट मार दो, बी भी गलत हो गया। फिर इसने कहा थर्ड ऑप्शन में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, लो जी मिल गया, बढ़िया, वाह क्या बात है। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन आप देखेंगे जब आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, जब आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे फिजिक्स में, तो आप समझेंगे कि क्वेश्चन को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि उसने ऑप्शंस क्या दिए होंगे, या क्वेश्चन की ऊपरी लैंग्वेज पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा अगले क्वेश्चन में पूछने वाला क्या है। ये समझने वाली बात है। जब एंजॉय करके पढ़ते हैं चीज़ों को तो ऐसा लगेगा, और अगर एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ डर के दब के डर में पढ़ रहे हैं, या फिर आप सिर्फ मजबूरी में पढ़ रहे हैं, किसी के कहने सुनने की वजह से पढ़ रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। खैर नेक्स्ट देखिए, इसने कहा एक्सेलरेशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए टू भी कांस्टेंट के भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम के चेंज होने के साथ साथ एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और उसने कहा कि कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, गलत हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन टाइम इज इक्वल टू, मतलब किसी बॉडी की जो टोटल डिस्टेंस होती है किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो किसके इक्वल होती है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया से ऑप्शन। क्या कहा गया है, द एरिया विच वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनक्लोज विद डिस्प्लेसमेंट। अब ये वैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस को बताने के लिए आप क्या करते हैं, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच बनने वाला जो ग्राफ होता है उसका वो एरिया, ये कहलाता है आपका वीटी ग्राफ, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा आपका वीटी ग्राफ। इस वीटी ग्राफ और टी वाली एक्सिस के बीच जितना एरिया इनक्लोज होता है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया ही आपको किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है, ठीक है, या डिस्टेंस को बताता है। क्लियर इतनी बात, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो इसने हमसे पूछा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम इज इक्वल टू द, अब आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम के बीच का एरिया, बस ये ऑप्शन ढूंढिए। तो हम देखेंगे, पहले मैं कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस कहाँ है, इसमें तो है ही नहीं, गलत हो गया। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा, वेलोसिटी एरिया अंडर द एक्सटी ग्राफ, एक्स मतलब पोजीशन होता है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पता करनी है ना, तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना होगा, ना कि पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया उसने कहा बी पार्ट में, बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ विद टाइम एक्सेस, इनक्लोज्ड विद टाइम एक्सेस। क्या बात है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनने वाला ग्राफ अगर कुछ इस तरह का है, तो वीटी ग्राफ और टाइम एक्सेस से इनक्लोज जितना एरिया होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को बताता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आप कहेंगे वाह ये क्वेश्चन, अरे आया लीजिए, ये लिया क्वेश्चन, ये आ गया, ये आंसर है ना। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने थ्योरी को सही से नहीं समझा है, आपने चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। और MCQ बेस्ड पेपर आसान नहीं होता है, बहुत अच्छा पेपर होता है। खैर चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ तक आप आए हैं, वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आए हैं, तो वीडियो को पूरा ही देख लीजिए, आराम से आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। और मेरे आने वाले और वीडियोज़ और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आएंगे। वैसे तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सजेशंस का मैं वेलकम करता हूं। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं कि वीडियोस बनाने के लिए आप सर ये टॉपिक ले लीजिए, या ये टॉपिक हमें डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, ये टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही, तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपके सेशन पे ज़रूर काम करने की कोशिश करूँगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो सी पार्ट तो इसका सही आंसर हो गया। वैसे उसने बाद में कहा था 80 ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का ग्राफ, वो सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया इनक्लोज होता है वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कहा ए ट्रक एंड ए कार आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी। एक कार और एक ट्रक इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कार है और एक ट्रक है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ऑन अप्लाइंग द ब्रेक बोथ विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस। जब उन पर ब्रेक लगाया गया, दोनों सेम वेलोसिटी में मूव कर, पहले समझ लीजिए ध्यान से, एक कार है और एक ट्रक है। ट्रक बड़ा होता है, कार छोटी होती है, लगता है पता भी है, सबको पता होता है, ऑब्वियस बात है। तो ट्रक और कार दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों पर बराबर ब्रेक अप्लाई कर दिए। जब दोनों पर हमने ब्रेक अप्लाई किए तो वो कुछ दूर जाकर रुक गए, कुछ दूर जाके कार भी रुक गई और कुछ दूर जाकर के ट्रक भी रुक गया। अब देखना क्या है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, देन ट्रक विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट। ट्रक जो है वो रेस्ट में आने से पहले कम दूरी तय करेगा। यार ऐसा कैसे हो सकता है, जब कोई दो चीज़ सेम वेलोसिटी चल रही हैं और दोनों ने ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो दोनों ब्रेक अप्लाई करने के बाद मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी, ऑन अप्लाइंग द ब्रेक बोथ विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, देन ट्रक विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट। कर ट्रक जो है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, नहीं, गलत हो गया। कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर द रेस्ट, कार जो है वो पहले रुक जाएगी, नहीं,
ये भी गलत हो गया, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर कहा बोथ विल कवर इक्वल डिस्टेंस, दोनों ही इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर दोनों ने बराबर ब्रेक अप्लाई किए, हाँ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, क्योंकि आप हो सकता है ज़्यादा दिमाग लगा लें तो आप सोचेंगे नहीं ट्रक के ब्रेक की पावर ज़्यादा होती है और कार के ब्रेक की पावर कम होती है, लेकिन मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि ब्रेकिंग जो है वो दोनों पर बराबर हुई है। अगर दोनों में पावर ब्रेक थे और दोनों ने वही सेम इक्वालिटी और सेम पावर के ब्रेक अप्लाई किए, तो फिर जब दोनों सेम वेलोसिटी चल रहे थे तो सेम दूरी पर ही जाकर रुकेंगे। मतलब अगर सेम वेलोसिटी चलती हुई कोई दो बॉल पर सेम रिटार्डेशन आप अप्लाई कर देंगे, ब्रेक लगाने से रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है और जब रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा तो बॉडी रुकेगी ही रुकेगी। तो रुकने के लिए जब आपने रिटार्डेशन इक्वल लगाया तो फिर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करके ही रुकेंगे। तो मुझे तो इसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर सी ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा, मैं फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। ये बताने की कोशिश नहीं की गई है कि ट्रक और कार ने जो ब्रेक अप्लाई किए हैं उन दोनों का जो पावर है, यानी उन मतलब ब्रेकिंग पावर जो है दोनों की वो इक्वल है। अगर ये पता होता तो फिर बिल्कुल कंफर्म हो जाता कि दोनों की ब्रेकिंग पावर सेम है, इसलिए दोनों सेम स्पीड चल रहे थे तो ब्रेक लगाने के बाद सेम दूरी पर ही जाकर रुकेंगे। बट फिर भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका सी ही होगा, बोथ विल कवर इक्वल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहा था पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 8t, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो हमें पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, x बराबर दिया है आपका 4t स्क्वायर माइनस 8t, और फिर क्या कहा है एक्सेलरेशन इज 0 एट t इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज 0 एट t इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 एट t इक्वल टू 1 सेकंड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल नेवर बी 0। देखिए सबसे पहली बात तो आपको समझना ये होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में तभी बात कर पाएंगे जब हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। यहाँ दिया गया है पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन, तो पहले हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। उससे पहले हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो चलिए पहले वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, यानी जब हम पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हम लोगों को वेलोसिटी मिल जाती है। तो इसको हम रखेंगे यहाँ 4t स्क्वायर माइनस 8t, 4 कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 8 कांस्टेंट है बाहर, t का डिफरेंशिएशन 1, मतलब हो गया 8t माइनस 8, दिस इज वेलोसिटी। अब बताओ वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है और टाइम के बीतने के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो वेलोसिटी, ओहो, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो थर्ड ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि t बराबर 1 सेकंड पे उसने पूछा है, t बराबर 1 सेकंड पर आप देखिए ना, एट t इक्वल टू 1 सेकंड, आप t की वैल्यू 1 सेकंड रख के देखिए तो वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 8 इंटू 1 माइनस 8 मतलब 0। तो 1 सेकंड पर वेलोसिटी 0 होगी, 1 सेकंड पर इस बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी। जिस बॉडी की पोजीशन और टाइम के बीच यही रिलेशन है उसकी वेलोसिटी 100% 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन के बारे में अगर बात करता है तो एक्सेलरेशन इज 0 एट t इक्वल टू 0। तो चलो एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, हालांकि कोई मतलब नहीं है उसका, समझ में तो आ गया, लेकिन फिर भी a बराबर dv/dt होता है तो जगह आपका d/dt ऑफ v की वैल्यू रख दीजिए। v की वैल्यू है आपकी 8t माइनस 8, तो 8 कांस्टेंट है बाहर, t का 1 माइनस 8 का कितना 0, 8 का डिफरेंशिएशन 0 जाकर t के रेस्पेक्ट में, तो 8 कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कभी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे 1 है तो 8 है आंसर। कितना एक्सेलरेशन है इसका, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा। अगर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है तो ये कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा होगा ना घट रहा होगा, तो 8 है तो 8 ही रहेगा पूरी जर्नी में। इसका मतलब है कि 0 नहीं हो सकता, ना 0 सेकंड पर ना किसी सेकंड पर। उसने कहा वेलोसिटी इज 0 एट t इक्वल टू 0 सेकंड, सेकंड ऑप्शन में कहा है कि 0 सेकंड पर 0 होगी, नहीं 0 सेकंड पर अगर आप देखेंगे t की वैल्यू 0 रखी है तो माइनस 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, तो वेलोसिटी उस समय नेगेटिव होगी, यानी 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, मतलब माइनस 8 मीटर पर सेकंड होगी। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा हमने पहले ही सही कर लिया था कि t बराबर 1 सेकंड पर जब हमने निकाला तो वेलोसिटी कितनी आई 0, तो इसका मतलब 1 सेकंड पर वेलोसिटी 0 होगी। और फिर चौथे ऑप्शन में कहा गया वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल नेवर बी 0, किसी भी कीमत पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकते। भैया पता तो लगा लिया कि 1 सेकंड पर वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, समझ ना मेरी बात, एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, हाँ विल नेवर बी 0, बट वेलोसिटी 0 है 1 सेकंड पर, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब सी ऑप्शन ही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है ए मैन थ्रोन बॉल्स विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। एक आदमी ऊपर की ओर 2-2 सेकेंड के इंटरवल पर कुछ बॉल फेंक रहा है, 2-2 सेकेंड के इंटरवल पर ऊपर की ओर कुछ बॉल फेंक रहा है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन एयर एट एनी टाइम। मतलब उसकी बॉल को थ्रो करने की स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि किसी एक पर्टिकुलर समय पर 2 से ज़्यादा बॉल
हवा में रहें, हवा में। एक व्यक्ति है, उसके हाथ में कई सारी बॉल, यहाँ पे रखी हुई है बॉल, कुछ बॉल रखी हुई है उसके सामने, बॉल उठाई ऊपर फेंक दी, उठाई ऊपर फेंक दी, उठाई ऊपर फेंक दी, तो ऊपर नीचे बॉल जा रही होंगी, आ रही होंगी। तो उसने कहा ऐसी सिचुएशन बताओ या वो स्पीड बताओ जिस स्पीड से एक बॉल को फेंकने पर 3 बॉल कम से कम हवा में रहें। कितनी स्पीड से फेंकें कि किसी भी एक समय देखने पर पता चले कि 3 बॉल हवा में हैं। आप जब भी कभी उसका फोटो लें, उनके मोशंस का फोटो लें, तो आपको 3 बॉल हवा में दिखाई दें, ठीक है ना, ये 3 बॉल हवा में हैं। समझ रहे ना, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। सोचिए, तो सबसे पहली बात, मान लीजिए उसने पहली बॉल को यहाँ से फेंका, कितनी वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ, मेरे को मन नहीं पता है कितनी वेलोसिटी से फेंकेगा। अगर इतनी वेलोसिटी से फेंका तो मुझे पता है उसको 2 सेकंड के बाद ही दूसरी बॉल फेंकनी है। तो मैं देख लेता हूँ 2 सेकंड में अगर ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाए तो कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। यानी कि अगर 2 सेकंड में मान लो पहली वाली बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर हो, तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो आप मुझे बताओ कि अगर, और जी कितना हो जाएगा, जी लगेगा आपका -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है और मोशन ऊपर की ओर हो रहा है। तो वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो एक को पॉजिटिव लेंगे, अगर वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया तो ग्रेविटी को नेगेटिव लेना होगा। तो इसका मतलब आप पहले मुझे ये बता दीजिए कि कितना आखिर ये यहाँ से कितनी वेलोसिटी से फेंकी गई होगी। अगर मान लो कि 2 सेकंड में ही, कितने सेकंड में, क्योंकि 2 सेकंड बाद वो दूसरी बॉल फेंकेगा, तो मैं पहले ये मान के चल रहा हूँ कि मान लो 2 सेकंड में ही अपनी हाइट वेलोसिटी को क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी। जब ये 2 सेकंड में ही अपने हाईएस्ट पॉइंट को अटेन कर लेगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो v बराबर u प्लस जी टी लगाकर मैं इसको 0 लेकर के u की वैल्यू निकालूंगा, तो u प्लस जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9.8 इंटू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 0 बराबर u माइनस 19.6, इसको इधर ले जाएंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसको कितनी वेलोसिटी से, अगर मैंने पहली बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, है ना, इतनी वेलोसिटी से अगर फेंका तो पहली बॉल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर होगी उन्हीं 2 सेकंड बाद, और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तो वो तब तक दूसरी बॉल फेंक चुका होगा। लेकिन दूसरी बॉल फेंकने के बाद इसको अगर ऊपर जाने में 2 सेकंड लगे तो वापस आने में भी 2 सेकंड लगेंगे। तो अगले 2 सेकंड में, मतलब पहली बॉल के फेंकने के बाद, पहली बॉल के फेंकने के 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंकी होगी, और 2 सेकंड के उसी, जब दूसरी बॉल यहाँ से चलना शुरू करेगी तब ये ऊपर से नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर देगी। तो इस केस में मैं कहूँगा कि आपको 2 बॉल दिखाई दे सकती हैं हवा में 2 बॉल दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि जैसे ही तीसरी बॉल 2 सेकंड बाद फिर से तीसरी बॉल फेंकने के लिए सोचेगा, जैसे ही दूसरी बॉल, मतलब दूसरी बॉल के 2 सेकंड बाद तीसरी बॉल फेंकने के बारे में सोचेगा, तुरंत ही ये वाली जो पहली वाली जो बॉल थी वो 2 सेकंड बाद वापस आ चुकी होगी उसके हाथ में। तो उसको तीसरी बॉल उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड लगे तो वापस आने में भी 2 ही सेकंड लगेंगे, क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा कि किसी बॉल को जब हम फेंकते हैं तो उसका टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर जाने का टाइम और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों टाइम इक्वल होते हैं, नीचे आने का टाइम और जाने का टाइम बराबर होता है। तो 2 सेकंड में अगर ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची तो 2 ही सेकंड में वापस आ जाएगी। तो पहली बॉल के फेंकने के बाद, क्योंकि 4 सेकंड में पहली बॉल नीचे आएगी, अगर 2 सेकंड के बाद, तो मैंने 2 सेकंड के बाद कर लिया ना कि उसका हाईएस्ट पॉइंट मैंने 2 सेकंड पे ही मान लिया, तो 4 सेकंड लगेंगे इसको यहाँ आने में। लेकिन जब ये पहली 4 सेकंड यहाँ आने में लग रहे हैं, इसका मतलब 4 सेकंड के इंटरवल में क्या काम हो चुके होंगे, उसी 4 सेकंड के इंटरवल में 2 बॉल फेंकने की सोचेगा वो। पहली के 2 सेकंड बाद दूसरी फेंक देगा, वो फिक चुकी होगी। जब तक वो दूसरी को फेंकेगा तब तक ऊपर वाली बॉल नीचे आना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जैसे ही वो थर्ड उठाने की कोशिश करेगा, ऊपर वाली बॉल नीचे आ चुकी होगी उसके हाथ में। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो अब ये केवल बस इतना ही कर सकेगा। अगर ये केस लेके चलता हूं तो बस ये इतना ही कर सकेगा कि 2 बॉल को ऊपर नीचे जो है ना जगलिंग कराता रहेगा, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे फेंकता रहेगा, केवल 2। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में कहा मोर देन 2, तो मोर देन 2 के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आपको ये वेलोसिटी 19.6, तो कम से कम वेलोसिटी थी कि 2 बॉल वो हवा में ऊपर नीचे फेंक सकता है। ये 2 के लिए कंडीशन है अगर आप 19.6 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। अगर आपने इस वेलोसिटी को मोर देन 19.6 ले लिया, यानी कि अगर मैं 19.6 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी से इस बॉल को फेंकूं तो जाहिर है कि ये फिर यहाँ जाके नहीं रुकेगी, बल्कि ये 19.6 मीटर पर सेकंड के से ज़्यादा वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी लेके फेंकोगे उतना ही ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगी। और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगी तो ज़्यादा तेज वेलोसिटी थी तो ज़्यादा ऊपर चली गई, और जब ये ज़्यादा ऊपर जाएगी तो उतने समय में 2 सेकंड बाद आप तब तक दूसरी फेंक चुके होंगे, और लेकिन इसको वापस आने में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा जो 2 सेकंड उसको मिल रहे हैं अगली वाली को। तो इसका मतलब है कि ये जब तक नीचे आएगी उससे पहले ही तीसरी बॉल फेंकी जा चुकी होगी। तो अगर आपको कम से कम 2 से ज़्यादा यानी कम से कम 3 भी फेंकनी है तो भी आपको 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा वेलोसिटी लेकर पहली बॉल को फेंकना होगा, ताकि 2-2 सेकंड का बीच का, मतलब उन बॉल को थ्रो करने के बीच में 2-2 सेकंड
सेकेंड का इंटरवल भी मिलता रहे और बॉल एक दूसरे के साथ वापस कॉइंसाइड भी ना करें कि वापस पता लगा जब तक आप तीसरी बॉल फेंकने वाले थे तब तक दूसरी ऊपर से नीचे आ चुकी। इसको इतनी तेज वेलोसिटी से फेंक दो, 19.6 के ज़्यादा वेलोसिटी देके फेंक दो ताकि इसको जाकर वापस आने में टाइम जो है वो ज़्यादा लगे। क्योंकि अब अगर मैंने 19.6 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा वेलोसिटी देकर फेंका, इससे ज़्यादा वेलोसिटी देकर फेंका, तो हाईएस्ट पॉइंट ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा वेलोसिटी को जीरो होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में, और 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम अगर ऊपर जाने में लगेगा तो नीचे आने में भी 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लगेगा। अब अगर इसको जाने में मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल इसको आपने इतनी वेलोसिटी दे दी कि 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे और 3 सेकंड नीचे आने में, तो 6 सेकंड बीत चुके होंगे और उन्हीं 6 सेकंड के इंटरवल में वो 2 सेकंड बाद एक, फिर 2 सेकंड बाद एक, फिर 2 सेकंड बाद एक, और ऐसे करते करते वो 3 बॉल और फेंक चुका होगा। तो इसका मतलब मोर देन 2 बॉल्स को हवा में रखने के लिए पहली वाली बॉल को 19.6 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी देकर फेंकना होगा। तो ऑप्शन में ढूंढिए, आपको जिस भी ऑप्शन में मिल रहा हो कि 19.6 मीटर पर सेकंड से मोर वेलोसिटी, वही सही आंसर है। बात समझ में आ गई? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वाकई में आपने एंजॉय किया होगा। चलिए खैर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, और ताकि हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप और हम ऐसे ही एंजॉय करते रहें। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।